गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर जो पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, उसमें 11 टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें पढ़ रहे हैं अपन सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो हमने सहायक पाचक ग्रंथियाँ पहले आहार नाल पढ़ी, उसके बाद में सहायक पाचक ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे। उसमें पहले पढ़ी थी मुख के बाद में हमने पढ़ा था लीवर या यकृत के बारे में, ठीक है, जो पाले के रूप में यहाँ पाया जाता है। और तीसरी जो अपन पढ़ेंगे आज अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया भी था कि अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, उसके लिए अपन पहले पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए जो आमाशय है, पहले बात करेंगे स्थिति की। आमाशय है और उसके आगे रहती है ग्रहणी, तो ग्रहणी है होती है यू आकार की नलिका। तो आमाशय और ग्रहणी, ये ग्रहणी पार्ट है और ये आमाशय, उसके मध्य क्या पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। ये होती है अग्नाशय ग्रंथि। तो सभी को स्थिति तो पता चल गई होगी। आमाशय और यू आकार की ग्रहणी है, उसके मध्य क्या पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति हो गई। फिर बात करें उसकी लंबाई की, तो अग्नाशय ग्रंथि की जो लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। और जो इसकी वजन की बात करते हो तो लगभग 85 ग्राम, लगभग 85 ग्राम होती है, ठीक है। तो अग्नाशय ग्रंथि की लंबाई 15 सेंटीमीटर और वजन क्या होता है, लगभग 85 ग्राम में होता है। स्थिति मैंने आपको बताई दी। अब बात करेंगे इसके बाद में, स्थिति हो गई, उसके बाद में इसके वजन और लंबाई की बात हो गई। और तीसरी जो अपन बात करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो कौन से प्रकार की होती है, मिश्रित प्रकार की होती है, ठीक है। कौन से प्रकार की होती है, मिश्रित। जैसे आपने पढ़ा था मुख में लार ग्रंथि है, वो कौन से प्रकार की थी, बहिस्रावी प्रकार की। जबकि ये कौन सी होती है, मिश्रित, अर्थात इसमें ये इसकी दोनों प्रकृति होती है, अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। अब मिश्रित क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों काम करती है, अंतःस्रावी का काम भी करेगी और बहिस्रावी का काम भी करेगी। अब परिभाषा मैंने आपको बताई भी थी, ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने उत्पाद, हार्मोन या रसायन को नलिका द्वारा छोड़े तो बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। इसका विपरीत कर दीजिए आप कि अपने द्वारा स्रावित हार्मोन, रसायन है वो बिना किसी नलिका द्वारा ब्लड में छोड़ देती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कह देते हैं, ठीक है। तो ये अंतःस्रावी का काम भी करेगी और बहिस्रावी का काम करेगी। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो अंतःस्रावी है तो इसमें हार्मोन, यानी इस ग्रंथि के द्वारा किसका स्राव किया जाएगा, हार्मोन का स्राव किया जाएगा। और इस ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस का भी स्राव किया जाएगा, ठीक है। हार्मोन का स्राव किया जाएगा और अग्नाशय रस का स्राव किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। तो ये मिश्रित होने के कारण हार्मोन भी स्रावित करती है और अग्नाशय रस। अब पाचन में किसकी भूमिका रहती है, केवल अग्नाशय रस की, ये अलग होता है। तो दोनों की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो बात है वो देखिए आप, इसमें दो प्रकार के, चौथा पॉइंट है, इसमें दो प्रकार, अग्नाशय में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, दो प्रकार की सेल्स होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो होती है एसिनाई कोशिका, एसिनाई कोशिका, और एक होती है लेंगर हैंड्स डिप्काए, लेंगर हैंड्स डिप्काए। तो अग्नाशय में देखें तो दो प्रकार की सेल्स होती है,
एक तो होती है एसिनाई कोशिकाएं, दूसरी कौन सी होती है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। अगर एसिनाई कोशिकाओं की बात करते हैं तो ये कौन से प्रकार की होती है, बहिस्रावी प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है, बहिस्रावी, अर्थात इन कोशिकाओं के द्वारा किसका स्राव किया जाएगा, अग्नाशय रस का स्राव किया जाएगा, जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। तो जो अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस आता है वो कौन सी कोशिका स्रावित करती है, एसिनाई कोशिका। ठीक है, ध्यान रखना, अग्नाशय रस जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, एसिनाई कोशिका के द्वारा बनता है, और वो नलिका द्वारा कहाँ छोड़ दिया जाता है, ग्रणी में। तो नलिका द्वारा आ रहा है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, बहिस्रावी। तो पाचन में इसकी भूमिका रहती है। और दूसरी कौन से प्रकार की पाई जाती है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। दूसरी कौन सी होती है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। तो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जो कोशिका होती है वो कौन सी प्रकृति की होती है, अंतःस्रावी प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है, अंतःस्रावी प्रकृति की होती है। तो ये किसका स्राव करती है, हार्मोन का स्राव करती है, जिनको सीधे ही ब्लड में छोड़ दिया जाता है। तो देखिए मिश्रित का तो आ गया, मिश्रित क्यों कहते हैं, ये बहिस्रावी प्रकार की भी होती है और अंतःस्रावी। बहिस्रावी कौन सी होती है, एसिनाई, और लैंगरहैंस द्वीपिका है वो कौन सी होती है, अंतःस्रावी। अब इन दोनों कोशिका को देखो तो एक बार इधर मैं आपको छोटा सा डायग्राम बता रहा हूँ। अगर इसको देखते हैं, अगर एक अपन लैंगरहैंस द्वीपिका की एक संरचना बनाते हैं छोटी, वो किस प्रकार से होती है, देखिए। अब इनमें चारों तरफ इस प्रकार से कोशिका होती है, ऐसे चारों तरफ। समूह में पाई जाती है एसिनाई कोशिकाएं। इस प्रकार चारों तरफ समूह में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एसिनाई कोशिकाएं। और जो मध्य भाग में पाई जाती है वो होती है लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। जो लैंगरहैंस द्वीपिका यानी एसिनाई कोशिकाओं के मध्य वाले भाग में क्या पाई जाती है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, और जिनमें 3 प्रकार की सेल्स होती है। कौन कौन सी होती हैं, एक तो एल्फा सेल्स, और एक बीटा सेल्स, और एक गामा। एल्फा सेल्स, दूसरी है बीटा सेल्स, और डेल्टा या गामा सेल्स। ये तीनों कोशिकाएं अंदर की तरफ पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो लैंगरहैंस द्वीपिका है उसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है, एल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल। अब जो एल्फा सेल है, अब देखिए मैंने इसकी जो एक यहाँ पर पूरी संरचना बताई है कि कोशिका है उसमें एसिनाई कोशिका तो बाहर समूह के रूप में पाई जाती है, और अंदर की तरफ जो कोशिका समूह है वो लैंगरहैंस द्वीप कोशिका का है। उसमें 3 प्रकार की सेल्स होती है अंदर, वो कौन सी होती है, एल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ठीक है, तो इनके चारों तरफ तो इस प्रकार से सेल्स पाई जाती है। ये एसिनाई है, मध्य के अंदर क्या पाई जाती है, एल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। अब एल्फा सेल्स होती है, उनमें उनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है ग्लूकेगोन, यानी इन कोशिका के द्वारा किसका स्राव किया जाएगा, ग्लूकेगोन को। जबकि बीटा सेल है उसके द्वारा किया जाएगा इंसुलिन का, और इसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन का स्राव किया जाता है। अब ध्यान रखना,
लैंगरहैंस ट्यूब है उसमें 3 जो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल है उसके द्वारा किसका स्राव किया जाता है? ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोन का स्राव किया जाता है। तो मैंने जो संरचना बनाई है उसको समझने की कोशिश करना। अग्नाशय ग्रंथि ये है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी। तो ये तो अंतःस्रावी होगी, ये बहिस्रावी। बहिस्रावी कोशिका है वो किस में सहायता करती है? केवल पाचन में, जो क्या बनाती है? अग्नाशय रस। और अंतःस्रावी है उसके द्वारा अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल क्या स्राव करती है? ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोन। अब इनका काम भी बता देता हूँ मैं, कार्य क्या होता है। ये क्या काम करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो मैंने यकृत के कार्य में बताया था आपको। ठीक है। नंबर 2, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? बढ़ाने का कार्य करता है और वसा के विखंडन को प्रेरित करता है। ठीक है। अब आपसे काम पूछे तो ये हो गया ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अब इस क्रिया को क्या कहते हैं? आप पीछे वाला वीडियो देखना, उसमें देखना क्या है ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बदलना क्या कहलाता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम होता है। अब इंसुलिन क्या काम करता है? इसके विपरीत काम करता है। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तो ये कर देगा, ये इंसुलिन क्या काम करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? कम करता है। अब आपने मधुमेह रोग सुना होगा, डायबिटीज़ रोग सुना होगा। वो क्यों होता है? यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और इस रोग को अपन क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं। और मूत्र के साथ ग्लूकोज का उत्सर्जन किया जाता है। तो मधुमेह रोग है उसमें क्या होता है? इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण उसको मूत्र के साथ बाहर त्याग दिया जाता है और इस रोग को अपन क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कह देते हैं। ठीक है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और क्यों होता है उसका कारण आपके सामने है। अगर ये कम है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा और ब्लड में रक्त शुगर अधिक हो जाएगी और उसको मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाएगा और ये रोग कौन सा होता है? मधुमेह। इसके लिए जो रोगी है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और सोमेटोस्टेरोन का काम क्या काम होता है? इन दोनों के ही विपरीत, यानी जो अल्फा सेल है, बीटा सेल है, इन दोनों के ही विपरीत कार्य करना या इनके कार्य का विरोध करना। अल्फा सेल और बीटा सेल है, इनके कार्य का विरोध करने का कार्य होता है। तो आज हमने केवल पाचक ग्रंथि में तीसरी पाचक ग्रंथि पढ़ ली है। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो आसानी से पूछ सकता है। अब यहाँ आज मैं आपको जो क्वेश्चन पूछता हूँ आज के टॉपिक से तो है बीटा सेल के द्वारा, यहाँ आप लेंगे अल्फा सेल के द्वारा, अल्फा सेल के द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है? अल्फा सेल के द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है? सभी को कमेंट करना है और सभी को बताना है। ठीक है। अपना नाम ज़रूर लिखें और वीडियो को अच्छी तरह देखें और समझें। ठीक है। थैंक यू।